बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ टॉट के हवाले से है। आज के इस लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ टॉट क्या होता है और वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिस पे जो है एक टॉट डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो चले चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अपने टॉपिक की तरफ जब भी हम डिस्चार्ज ऑफ टॉट की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि क्या डिस्चार्ज ऑफ टॉट और जस्टिफिकेशन ऑफ टॉट ये दोनों चीज़ें सेम है या इनमें कोई फ़र्क है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जस्टिफिकेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी रॉन्ग डूअर कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, ठीक है, तो उसके पास उस अंडर दी लॉ ऑफ टॉट उसे कुछ मौका दिया जाता है कि वो अपने रॉन्गफुल एक्ट को जस्टिफाई करे। ठीक है, यानी जो रॉन्गफुल एक्ट उससे कमिट हुआ है उसे जस्टिफाई करे कि वो उसने उससे जो है वो कौन सा ग्राउंड था, वो कौन सी वजूहत थी जिसकी वजह से उसने ये रॉन्गफुल एक्ट किया था। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ टॉट। लेकिन जब मैं बात करती हूँ डिस्चार्ज ऑफ टॉट की, तो डिस्चार्ज की अगर मैं जर्नल मीनिंग देखूँ तो डिस्चार्ज की मीनिंग होती है एंड, किसी भी चीज का खात्मा हमारे पास डिस्चार्ज कहलाता है। ठीक है, तो डिस्चार्ज ऑफ टॉट मीन एंड ऑफ द टॉट। अब एंड ऑफ द टॉट से हमें क्या बात समझ में आती है। देखें, डिस्चार्ज ऑफ टॉट में रॉन्ग डूअर पे लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। मतलब ये चीज मानी जाती है कि किसी भी शख्स ने कोई गलत काम किया है। अब अगर उस शख्स ने गलत काम किया है तो ऑब्वियसली जिसके साथ कोई गलत काम हुआ है उसको रेमेडी मिलनी चाहिए। लेकिन डिस्चार्ज ऑफ टॉट में रेमेडी नहीं मिलती। लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन रेमेडी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वो क्या वजूहत हैं जिसपे जो है वो लाइबिलिटी तो एग्जिस्ट कर लेकिन हमें रेमेडी नहीं मिलेगी, ये क्या वजूहत हैं इसे हम देखते हैं। बेसिकली अगर मैं डिस्चार्ज ऑफ टॉट की डेफिनेशन देखूं तो डिस्चार्ज ऑफ टॉट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो टॉट खत्म हो जाता है। मीन के अ रॉन्ग डूअर इज नॉट लायबल फॉर द टॉट कमिटेड बाय हिम। रॉन्ग डूअर ने जो भी रॉन्गफुल एक्ट किया है उसकी लायबिलिटी उस पे नहीं आएगी। वो कौन कौन सी ग्राउंड्स है जिसपे किसी भी टॉट का खात्मा हो जाता है वो देख लीजिए। नंबर 1 है हमारे पास डेथ ऑफ द पार्टीज, सेकेंड वन इज अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, थर्ड वन इज रिलीज्ड, फोर्थ जजमेंट, फिफ्थ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, सिक्स्थ वेवर बाय इलेक्शन एंड द लास्ट वन इज एक्विसेंसिस। देखते हैं अपना फर्स्ट ग्राउंड दैट इज डिस्चार्ज डेथ ऑफ द पार्टी। डेथ ऑफ द पार्टी डिस्चार्ज ऑफ टॉट का फर्स्ट ग्राउंड है। और इसे हम जब भी हम डेथ ऑफ द पार्टीज की बात करते हैं तो ये एक लीगल मैक्सियम पे डिपेंड करता है जिसकी मीनिंग है पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। ठीक है, पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाई विद द पर्सन, यानी जो पर्सनल राइट ऑफ एक्शन है वो उसी वक्त खत्म हो जाता है जब किसी बंदे की डेथ होती है। लीगल मैक्सियम को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पर्सनल राइट क्या होता है। पर्सनल राइट वो राइट्स होते हैं जो कि किसी भी शख्स के अपनी बॉडी के ऊपर जो राइट्स होते हैं वो पर्सनल राइट कहलाते हैं। पर्सनल राइट आर दोज राइट which a person has over his own body. Personal right are associated right to protect and safeguard the body. Right? इसके बाद आते हैं पर्सनल राइट। तो हमें पता चल गया कि किसी भी शख्स के अपनी बॉडी के ऊपर जो राइट होते हैं वो पर्सनल राइट कहलाते हैं। अब पर्सनल राइट की वायलेशन कैसे कैसे हो सकती है, यानी पर्सनल राइट की अगर वायलेशन होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, पर्सनल टॉर्ट। तो वो पर्सनल टॉर्ट क्या क्या होते हैं। नंबर 1 असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, डेफेमेशन, यानी वो तमाम रॉन्गफुल एक्ट जो किसी भी शख्स के माइंड को या बॉडी को इफेक्ट करें वो पर्सनल टॉर्ट कहलाते हैं। ठीक है, मीन के ये पर्सनल राइट की वायलेशन है। अब हमने कहा था कि अपने मैक्सियम में कि पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाई विद द पर्सन। मीन के ये जो पर्सनल राइट है यानी एक शख्स के अपनी बॉडी के ऊपर जो भी राइट है, अगर उस शख्स का कोई भी वो राइट
उस राइट की वायलेशन होती है तो उस कंडीशन में अगर उस शख्स की डेथ, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के अगेंस्ट मिस्टर बी ने डेफेमेटरी स्टेटमेंट पास की थी। अब मिस्टर ए ने जो है वो मिस्टर बी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया डेफेमेशन का। अभी केस जो है वो चल रहा था कि मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। अभी केस जो है वो अदालत में ही था, लेकिन इसी दौरान मिस्टर ए की डेथ हो गई, तो अब वो केस आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। अब इस लीगल मैक्सिम की कुछ कंडीशंस है, दो कंडीशन है। नंबर वन, डेथ ऑफ द रॉन्ग्ड पर्सन अगेंस्ट हुम द टॉर्ट इज कमिटेड। देखिए, जिस पर्सन के अगेंस्ट रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाए तो भी उसका पर्सनल राइट ऑफ एक्शन खत्म हो जाता है। सेकेंडली, जिस पर्सन ने रॉन्गफुल एक्ट किया है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो भी पर्सनल राइट ऑफ एक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो मैक्सियम है, ये मैक्सियम की जो लिमिटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल राइट से अटैच्ड है। ठीक है, यानी पर्सनल राइट की अगर वायलेशन हुई है ना, मीन किसी ने आपको डिफेम किया है, तो आप जो उस पे से किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका पर्सनल राइट ऑफ एक्शन खत्म हो जाता है। फॉल्स इम्प्रिजमेंट की कंडीशन में ये मैक्सिमम इम्प्लीमेंट होता है। इसी तरह जो है वो असॉल्ट की कंडीशन में होता है, यानी वो तमाम रॉन्गफुल एक्ट जो कि आपकी बॉडी को अटैच कर रहे हो ना, उस अगर उस कंडीशन में तो ये मैक्सिमम काम करता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी राइट से अगेंस्ट अगर कोई रॉन्ग हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए के अगेंस्ट केस फाइल किया। ठीक है, कि भाई ये तो मेरी रेंट जो जमीन है इस पे इलीगल कब्जा हो गया। उसने फौरी तौर पे कोर्ट में जाके केस फाइल किया। अभी केस जो है वो प्रोसीड होना शुरू हुआ था कि मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि मिस्टर बी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि उनकी डेथ हो गई है तो वो जो है अब इस केस को फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते, बल्कि मिस्टर ए के लीगल ईयर्स के अगेंस्ट ये केस चलेगा। ठीक है, ये तो जो भी हम इस लीगल मैक्सियम की बात करते हैं, ये लीगल मैक्सियम की जो लिमिटेशन है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल राइट की कंडीशन में तो ये केस जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी राइट की कंडीशन में ये केस खत्म नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं अपनी दूसरी तरफ, वो है हमारे पास अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन सेकंड ग्राउंड है फॉर डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखना है अकॉर्ड क्या होता है। अकॉर्ड मीन एन एग्रीमेंट। अकॉर्ड क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अगेंस्ट कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन होती है। अकॉर्ड मीन एन एग्रीमेंट अगेंस्ट अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ठीक है, हाँ, कि अकॉर्ड क्या है? अकॉर्ड एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अगेंस्ट कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन जो है वो रखी जाती है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं, अकॉर्ड मीन्स एन एग्रीमेंट whereby a person agree to accept some valuable consideration in lieu of right of action that he has against the other। देखें, अब हम ये देखते हैं कि अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन का कनेक्शन जो है वो डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट से कैसे। एक शख्स है, उसने किसी दूसरे शख्स के अगेंस्ट कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स ने दूसरे शख्स को जो है डिफेम किया है, उसके डेफेमेशन की है। अब जो जिसके अगेंस्ट डेफेमेशन हुई थी वो कह रहा है मैं कोर्ट में जाऊंगा। वो कोर्ट में चला जाता है और वो केस फाइल करता है उस शख्स के अगेंस्ट जिसने डेफेमेशन की थी। ठीक है, अब जो है वो जैसे ही उस पहले शख्स को पता चलता है कि उसके अगेंस्ट कोर्ट में जो है वो केस फाइल हो चुका है, तो वो फौरी तौर पे उस शख्स के पास जाता है और उससे ये कहता है कि भाई आप जो है, मैं आपसे एक एग्रीमेंट करता हूँ। ठीक है, कि आप अपना जो राइट ऑफ एक्शन है वो वापस ले लें और उसके अगेंस्ट मैं आपको जो है वो 10 लाख रुपए दे रहा हूँ। अब जिस शख्स के अगेंस्ट रॉन्गफुल एक्ट हुआ था, अगर वो इस चीज पे राजी हो जाए कि ठीक है आप मुझे 10 लाख रुपीज दे दें, मैं आपके अगेंस्ट जो है वो केस वापस ले लूंगा। अब क्या हुआ? ये हो गया एग्रीमेंट कि वो 10 लाख रुपए उससे लेगा और वो केस वापस ले लेगा। ठीक है, ये हो गया एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट की
सेटिस्फेक्शन क्या है कि वो जो एग्रीमेंट हुआ था, यानी जो 10 लाख पे बात जो है वो फिक्स हुई थी कि भाई हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे, वो 10 लाख रुपए वो शख्स जो है वो उस पर्सन को दे देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन मीन एक्चुअल पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, यानी जो भी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है, जिस जिस चीज को एग्री किया था, अगर वो एक्चुअल पेमेंट कर दी जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन का। अब इस प्रोसेस के तहत जो है वो डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट हो जाता है, मीन कि एक शख्स ने अपनी मर्जी से अपना राइट ऑफ एक्शन छोड़ दिया विद सम कंसिडरेशन, वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ठीक है, अब उसने 10 लाख रुपए ले लिए। अब उसके बाद वो दोबारा कोर्ट में जाता है कि भाई मैं तो तुम्हारे अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करूंगा। अब कोर्ट ये कहता है कि नो, अब आपको जो है वो रेमेडी नहीं मिल सकती, क्योंकि आप जो है वो एक एग्रीमेंट कर चुके हैं और उस एग्रीमेंट की एक्चुअल जो है वो पेमेंट भी हो चुकी है। अब इसके तहत आपको जो है वो किसी किस्म की कोई रेमेडी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का। अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन की कुछ हमारे पास लिमिटेशंस है, वो क्या है कि जो भी एग्रीमेंट किया जा रहा हो, ठीक है, इस एक तो उसके अगेंस्ट जो कंसिडरेशन दी जाए वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। सेकेंडली ये कि वो विदाउट किस विदाउट कंपल्जन हो, यानी कि आपने अपनी मर्जी से किया हो, किसी किस्म का आपके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ग्राउंड है वो है रिलीज। रिलीज मीन कि अगर एक शख्स के अगेंस्ट कोई भी रॉन्गफुल एक्ट होता है, ठीक है, अब उसने जो है वो क्या किया कि उसने जो है वो दूसरे शख्स को माफ कर दिया अपनी मर्जी से, वॉलंटरीली जो है उसने, जिस शख्स ने रॉन्गफुल एक्ट किया था उसे माफ कर दिया। मीन उससे ये कहा कि उस ठीक है भाई, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, अब मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं करूंगा। तो इस कंडीशन में भी डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या है कि जो भी रिलीज दी गई हो, जो माफी दी गई हो, वो विदाउट थ्रेड होनी चाहिए, विदाउट कंपल्जन और फोर्स होनी चाहिए, और सेकेंडली ये कि वो वॉलेंट्रली होनी चाहिए, आपने किसी जोर जबरदस्ती के अगेंस्ट नहीं दी है। ठीक है, इसके अलावा अगर रिलीज बाय फ्रॉड है, यानी अगर किसी ने जो है वो बाय फ्रॉड जो है वो माफीनामा लिखवा लिया, तो फिर ये जो है वो वैलिड नहीं होगी, ये इनवैलिड होगी। इसके बाद है जजमेंट। देखिए, हमने अगर कोर्ट में कोई केस फाइल किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डेफिमेशन का केस फाइल किया है और मुझे जो है वो रेमेडी मिल जाती है, मैंने 10 लाख रुपए क्लेम किए थे और मुझे जो है वो 10 लाख रुपए ही मिल जाते हैं। अब मुझे एक रेमेडी मिल गई, फाइनल जजमेंट आ गई। अब मैंने ये कहा कि भाई ये जो रेमेडी मुझे मिली है ना, ये बहुत कम है, मैं दोबारा से नए सिरे से केस फाइल करती हूँ। तो ऐसा मैं नहीं कर सकती, अकॉर्डिंग टू दी मैक्सिया प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीपी सिविल प्रोसीजरल कोड। वो ये कहता है कि अगर एक केस का फाइनल डिसीजन आ गया है, फाइनल जजमेंट आ गई है और पार्टीज को जो है वो रेमेडीज मिल चुकी है, अब वो दोबारा सेम कॉज ऑफ एक्शन पे केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी हमारे पास डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का ग्राउंड है। अब इसमें डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट कैसे हो रहा है, मीन कि अगर जो है एक शख्स ने मुझे डिफेम किया था, मैंने उसके अगेंस्ट केस फाइल किया, मुझे रेमेडी मिल गई, तो मीन रॉन्गफुल एक्ट खत्म हो गया। अब मैं दोबारा से ये नहीं कह सकती कि भाई तुमने कभी मेरे साथ ऐसा किया था और मैं अब फिर दोबारा कोर्ट जा रही हूँ। नो, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद है नेक्स्ट बात, लॉ ऑफ लिमिटेशन। लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास द लॉ prescribe limitation within which an action must be brought for the wrong, and if it is prescribed period is over, the time is expired। देखिए, लॉ में हर एक जो भी रॉन्गफुल आपके अगेंस्ट होता है ना, उसके लिए एक टाइम पीरियड दिया गया है, एक लिमिटेशन दी गई है कि आप इतने टाइम में केस फाइल कर सकते हैं। अगर आप इतने टाइम में केस फाइल नहीं करते और
जो आपका टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो कोर्ट आपको रेमेडी नहीं देगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन इज टू इंश्योर private justice to suppress and pre-jury and to quick diligence and to prevent obstruction। इसका देखिए क्यों ऐसा किया गया है। इसका ये है कि कोर्ट जो हमारे पास लॉ का सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, वो यही है ना कि सबको जो है क्विकली जो है वो इंसाफ प्रोवाइड कर दिया जाए। अब एक पर्सन जो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे अगेंस्ट जो है किसी ने अगेन डेफेमेशन की है, डेफेमेशन बाय स्पोकन वर्ड्स यानी वर्बली किसी ने मुझे बुरा भला कहा है, उसके लिए मेरे पास टाइम पीरियड है कि मैं 2 साल के अंदर अंदर उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ। अगर मैं नहीं करती तो इट्स मीन कि वो डिलेड जस्टिस हो जाएगा। डिलेड जस्टिस मीन डिनाइड जस्टिस मीन मैं खुद ही कोर्ट में अपने लिए राइट लेना नहीं जाना चाह रही, ठीक है, तो फिर जाहिर है मुझे राइट मिल भी नहीं सकता। अब 2 साल के अंदर मैंने केस फाइल नहीं किया और फिर उसके बाद मैं जाती हूँ, तीसरा साल लगता है, मुझे याद आता है कि भाई मैं इसके अगेंस्ट केस फाइल कर दूँ, तो कोर्ट जो है वो फिर मुझे जो है वो रेमेडी नहीं देगा, ये टाइम बार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेवर बाय इलेक्शन। वेवर बाय इलेक्शन मींस कि अगर किसी भी रॉन्गफुल एक्ट की रेमेडीज जो है वो दो दो जो है वो लॉज में मौजूद है, मीन सिविल लॉ में भी मौजूद है और क्रिमिनल लॉ में भी मौजूद है, ठीक है। और हमने जो है उस रॉन्गफुल एक्ट की रेमेडी जो है वो एक लॉ के तहत ले ली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगेन जो है वो, नहीं अब मैं डेफिमेशन की नहीं देती, आप कहेंगे मैं बार बार डेफिमेशन की एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब मैं देती हूँ असॉल्ट, असॉल्ट एंड बैटरी की। अगर कोई शख्स आपको धमकाता है या आप पे कोई हमला करता है, तो उस कंडीशन में आपके पास 2 तरह की रेमेडीज मौजूद है। एक तो सिविल लॉ के तहत भी रेमेडी मौजूद है और एक सेकेंडली पाकिस्तान पीनल कोड यानी के तहत भी उसकी रेमेडी मौजूद है, मीन वो सिविल एंड क्रिमिनल दोनों रेमेडीज उसमें मौजूद है। अब किसी ने मुझे धमकी दी, मैंने और मुझे जो है वो धमकी भी दी और मुझ पे हमला भी किया। अब मैंने उसके अगेंस्ट जो है वो क्रिमिनल केस फाइल कर दिया और मुझे वहां से रेमेडी मिल गई, तो रॉन्गफुल एक्ट का खात्मा हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अब मैं ये कहूँ कि मैंने भाई यहाँ से ले ली, अब मैं दोबारा से जाती हूँ और जो है ना वो दूसरे लॉ के तहत जो है वो रेमेडी हासिल करती हूँ, यानी सिविल लॉ के तहत भी इसके अगेंस्ट केस फाइल करती हूँ ताकि मुझे रेमेडी मिल जाए, तो इस कंडीशन में फिर कोर्ट मुझे रेमेडी नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट ग्राउंड है डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का, वो है एक्विसेंसिस। एक्विसेंसिस मीन एक्विसेंसिस शोज एन इन एक्टिविटी ऑफ द पर्सन, एक्टिविटीज सॉरी इन एक्विसेंसिस जो है वो किसी भी पर्सन की इन एक्टिविटी को शो करता है। If the aggrieved person do not proceed in court of law because of his own incapacity, अगर किसी भी पर्सन रॉन्ग डूअर के साथ अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, ठीक है, और वो जो है खुद ही कोर्ट में नहीं जाता बिकॉज उसके पास उसकी वो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, मीन के उसके पास एक फॉर एग्जांपल इफ ही हैज नो मनी टू पे द कोर्ट स्टैम्प फीस और टू पे द पे एन एडवोकेट फीस, ठीक है, और ही डज नॉट हैव अ टाइम टू गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन जिस जो कि खुद ही कोर्ट में नहीं जाता, मीन क्यों नहीं जाता, क्योंकि या तो उसके पास कोर्ट की फीस नहीं है या एडवोकेट की फीस नहीं है, या यही कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो कोर्ट में जाके केस फाइल करे और अपने लिए कंपनसेशन ले। इस कंडीशन में कोर्ट जो है, और इस ये जो प्रोसेस है ये बहुत लॉन्ग टर्म हो जाता है, जैसे मैंने अभी कहा कि डेफेमेशन की बाय वर्ड स्पोकन वर्ड अगर किसी ने आपको बुरा भला कहा है, मीन आपके अगेंस्ट सिलेंडर हुआ है, तो आपने उसके अगेंस्ट जो है वो, अगर आपके पास 2 साल का टाइम पीरियड है, आपने कहा यार अभी तो 2 साल है, मैं बाद में तुम्हें देख लूंगा, 2 साल बाद तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगा। 2 साल गुजर जाते हैं, तीसरा साल लग जाता है, फिर चौथा साल भी हो जाता है, आप कहते हैं भाई अभी टाइम नहीं है, अभी मैं जरा ये लॉ कंप्लीट कर लूं फिर जाके मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मीन कि आप खुद इनएक्टिव है ना। अगर इस कंडीशन में फिर कोर्ट आप अगर आपका टाइम बार्ड हो गया तो कोर्ट फिर आपको रेमेडी नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट में लाइबिलिटी एग्जिस्ट होती है, ठीक।
लेकिन रेमेडी नहीं मिलती। रेमेडी क्यों नहीं मिलती? ये वो ग्राउंड्स हैं जिनमें जो है वो लाइबिलिटी एग्जिस्ट हो रही होगी, लेकिन रेमेडी फिर भी नहीं मिलेगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें, ताकि मैं अपने आप को मज़ीद जो है वो इम्प्रूव कर सकूं। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।